नमस्कार। 27 अक्टूबर 2025 सूजस ई बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज की क्लास को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, सफलता का मार्ग दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से बनता है। यदि आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका लक्ष्य निश्चित हो और आप उस लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्पित होकर अग्रसर हो रहे हो। इसलिए जरूरी है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, जिस लक्ष्य की तरफ जाना चाह रहे हो, उस पर आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा। और दृढ़ संकल्प होने के बाद में यदि आपके मार्ग में, आपके पथ में यदि थोड़ी बहुत भी विचलन आती है तो उन विचलन से, उन दुविधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उन पर डटे रहना है। आपको दृढ़ संकल्पित होके और दृढ़ता के साथ में उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर में सबसे पहली न्यूज। और पहली न्यूज है हमारी, राजस्थान का श्रम कानून संशोधन 2025। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, राज्य सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और श्रमिकों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। और ये संशोधन भारत सरकार के कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन डॉकेट की पालना में किए गए हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो संशोधन किए गए हैं, ये भारत सरकार का एक कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन डॉकेट है, उसकी पालना में ये संशोधन किए गए हैं। और राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश लाया गया है 2025 का। देखो, इसमें प्रशिक्षु जो अप्रेंटिस होता है उसकी न्यूनतम उम्र पहले 12 वर्ष थी, जिसको बढ़ाकर अब नए संशोधन में कर दिया गया है 14 वर्ष। इसका क्या महत्व है कि इससे बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के उचित अवसर मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए जो 12 वर्ष की आयु थी, प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु, उसको बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है। तो प्रशिक्षु की आयु 12 से बढ़ाकर 14 कर दिया है। दूसरा, कार्य करने वाले किशोरों की उम्र पहले 12 से लेकर 15 वर्ष थी, जिसको बढ़ाकर 14 से लेकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इससे भी क्या होगा, बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगेगी, किशोरों का नियोजन प्रतिबंधित होगा धीरे धीरे। ठीक है। इसके बाद में किशोरों के लिए रात्रि के का जो कार्य है, उसमें पुराने नियम में कुछ नहीं लिखा हुआ था, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि 14 से 18 साल के किशोर रात्रि में कार्य नहीं कर पाएंगे। मतलब रात को 14 से 18 साल के बीच के किशोरों को पर कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। इससे किशोरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दैनिक कार्य अवधि पहले अधिकतम 9 घंटे थी, जिसको अब कर दिया गया है 10 घंटे। संस्थानों की कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ये इंस्टीट्यूट के हित में किया गया एक सुधार है। हमें यूं लगेगा कि यार कार्य के जो घंटे हैं वो तो कम होने चाहिए थे, लेकिन इसको अब अधिकतम पहले 9 घंटे थे, इसको बढ़ाकर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर इस सवाल के आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि 9 से बढ़ाकर 10 किया गया है। अगला है, ओवर टाइम की अधिकतम सीमा पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अब लिखा गया है तिमाही में 140 घंटों तक आप ओवर टाइम कार्य कर सकते हो। और इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये भी संस्थान के हित में किया गया संशोधन है। दूसरा जो नियम बनाया है, संशोधन किया है, इसमें राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है खतरनाक प्रकृति के कार्यों में महिला श्रमिकों पर लागू प्रतिबंध को समाप्त करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखो क्या क्या किया है, महिलाओं का नियोजन, इसमें विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं के नियोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्या होगा कि महिलाओं का जो कार्यबल में भागीदारी है वो हो जाएगी अधिक। दूसरा, सुरक्षा और निजता पे, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और निजता के अधिकार के संबंध में विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। इससे कार्यस्थल पर महिलाएं सुरक्षित रहेगी। अगला, नियोजन पर अपवाद, इसमें क्या लिखा हुआ है, गर्भवती और दात्री जो महिला है उसके अतिरिक्त अन्य महिलाएं कार्य कर सकेगी। ये किस लिए प्रावधान किया गया है, मातृ स्वास्थ्य और शिशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगला है, सुरक्षा उपकरण, पीपीई जो उपकरण होते हैं उनमें नियोक्ताओं को महिलाओं के लिए श्वसन तंत्र सुरक्षा, फेस शील्ड,
मास्क, ग्लव्स आदि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। और कौन करेगा? वो नियोक्ता करेगा। इससे क्या होगा? महिला श्रमिकों को खतरनाक कार्यों से बचाना। अगला, सुरक्षा प्रशिक्षण में कार्यस्थल पर वायु गुणवत्ता के साथ सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। तो ये एक और संशोधन किया गया, राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025। अब अगली योजना है पीएम कुसुम योजना। राजस्थान और सवाई माधोपुर की चर्चा है। देखो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है। तो पहली बात हमें ध्यान रखना है, पीएम कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, के का किसान, ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना के माध्यम से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, उसके क्षेत्र में देश का सिरमौर राज्य बन चुका है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। अब देखो, जो कुसुम योजना है उसमें सवाई माधोपुर का क्या योगदान है? देखो, कुल स्थापित क्षमता सितंबर 2025 तक राजस्थान की जो राष्ट्रीय उपलब्धि में देखो, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी, इसमें क्या है कि पीएम कुसुम योजना में बहुत सारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, बी और सी। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के अंतर्गत अब तक 2000 मेगावाट क्षमता से अधिक के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। राजस्थान के ये डेटा है। रैंकिंग देखो, कंपोनेंट ए में क्या होता है? विकेंद्रित ग्रिड से जुड़े हुए संयंत्र होते हैं। ये ग्रिड से जुड़े हुए संयंत्र होते हैं, विकेंद्रित होते हैं। राजस्थान देश में पहले स्थान पर। इसमें कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक। दूसरा है कंपोनेंट सी वाला है, वो है सोलर पंप। खेतों में जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं वो कंपोनेंट कुसुम योजना का कंपोनेंट सी में सोलर पंप लगाए जाते हैं। और राजस्थान देश में इसमें तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे गुजरात है। तो सोलर पंप कंपोनेंट सी में राजस्थान का तीसरा स्थान है, जबकि कंपोनेंट ए जो विकेंद्रित ग्रिड से जुड़े हुए संयंत्र से संबंधित है, उसमें राजस्थान की पूरे देश में पहली रैंकिंग है। ये बात याद रखना है आपको। केंद्र सरकार द्वारा कुल लक्ष्य आवंटन में देखो, केंद्र सरकार राजस्थान को अब तक कंपोनेंट ए में 5500 मेगावाट और कंपोनेंट सी में 4 लाख सोलर पंपों का लक्ष्य आवंटित कर चुकी है। तो कंपोनेंट ए में राजस्थान का लक्ष्य है 5500 मेगावाट और कंपोनेंट सी में कितने सोलर पंप बांटने? 4 लाख सोलर पंप वितरित करने। सवाई माधोपुर में देखो क्या हुआ है। सवाई माधोपुर में एक उपखंड है जिसको बोलते हैं बोली उपखंड में कोलाडा और रामसिंहपुरा में 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कोलाडा में भी किए गए हैं। इससे क्या होगा? लगभग 250 से अधिक कृषक परिवारों को सिंचाई के लिए दिन के समय सौर ऊर्जा आधारित बिजली उपलब्ध होती है। कंपोनेंट ए के तहत 3 मेगावाट क्षमता वो अपने सवाई माधोपुर में। कृषि कनेक्शन नीति में संशोधन, राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन किया है। एग्रीकल्चर जो कनेक्शन होते हैं लाइट के, उसमें 2017 की जो पॉलिसी है उसमें इन्होंने संशोधन किया है। प्रभाव क्या होगा इससे? पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर संयंत्र से जुड़े फीडर पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। हाथों हाथ कृषि कनेक्शन देने की बात की है। यदि पीएम कुसुम योजना के तहत जो स्थापित सोलर संयंत्र से जो फीडर जुड़ा हुआ है उस पर यदि किसी को कनेक्शन लेना है तो तुरंत कनेक्शन दिया जाएगा। इससे सवाई माधोपुर जिले में लंबित कृषि कनेक्शनों के आवेदकों को शीघ्र लाभ मिलेगा और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना संभव होगा। कुल मिला के किसानों के सामने ये समस्या थी कि जो लाइट आती है, जो विद्युत आती है, वो रात को आती है। तो रात के समय खेतों में कार्य करना किसानों के लिए काफी दुविधा के काम होता है। इस स्थिति से बचने के लिए यदि खेतों में सोलर पंप स्थापित हो जाए तो वो दिन के समय उनको बिजली मिल पाएगी और दिन के समय वो खेती आसानी से कर पाएंगे। इसलिए पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यह योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ 1 CR याद रखना, 1 करोड़ परिवारों को उनकी छतों पर सौर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब क्या है कि अधिकतर लोगों की ये डिमांड रहती है सरकार से कि हमें बिजली का जो हमारा घरेलू जो लाइट का बिल आता है वो माफ हो जाना चाहिए। तो सरकार भी बार बार वादे करती है चुनाव से पहले और उसके बाद में
इस प्रकार की स्कीम भी लाई जाती है। ये जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें क्या किया है कि अल्टरनेटिव इन्होंने निकाला है कि अब हमें वैसे बिजली आप मुफ्त नहीं देनी है, बल्कि जो जो जिनको बिजली मुफ्त चाहिए उनको हम क्या करेंगे, सोलर पैनल उनके घर पे लगा देंगे। ठीक है, तो वो हमसे बिजली मुफ्त नहीं लेकर और उनके घर पर ही मुफ्त बिजली पैदा हो जाएगी। इस संबंध के एक योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसमें इसका शुभारंभ हुआ है 15 फरवरी 2024 को। कब हुआ? 15/2/24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये एक तो डेट याद रखना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024, 15/2/24 को। लक्ष्य वंशयार परिवार, याद रखना 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना। तो ये पोर्टल है, इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी कितनी मिलती है देखो, 1 किलोवाट यदि आपके सोलर पैनल लगाना है 1 किलोवाट का तो 30,000 की सब्सिडी है। 2 किलोवाट का लगाना है 60,000 की सब्सिडी है, और 3 किलोवाट या उससे अधिक लगाना है तो 78,000 की सब्सिडी इसमें मिलती है। अतिरिक्त उपलब्ध जो, और यदि आपके घर पे जो बिजली उत्पादित हो रही है इन सोलर पैनल से, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो पैनल लगा हो उससे, और आपके यहाँ कंज्यूम जो उपभोग है वो कम है, तो जो एक्स्ट्रा बिजली उत्पन्न हो रही है उस उत्पन्न बिजली को बिजली वितरण कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आय का सर्जन भी किया जा सकता है, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 1 करोड़ परिवारों को सोलर पैनल वितरित करना है। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी कौन है कि कौन ये सब्सिडी ले सकता है? वे सभी परिवार जिनके पास बिजली का कनेक्शन है और जो अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वे इस योजना के पात्र है। कोई भी जिनके घर बिजली कनेक्शन है और अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो सभी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। तो ये थी पीएम सूर्य घर बिजली योजना। अगली है पूर्वी तिमोर बना आसियान का 11वां सदस्य। आसियान है ना, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है आसियान, जिसको दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन कहा जाता है, एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन जिसको आसियान कहते हैं, इसका 11वां सदस्य बना है, जिसे तिमोर लिस्ते भी कहा जाता है या पूर्वी तिमोर कहा जाता है। ये 11वां, अभी तक 10 मेंबर थे, अब ये 11 मेंबर बन गए हैं। किसमें? आसियान में 11वां सदस्य। औपचारिक समावेश कुआलालंपुर में एक समारोह में किया गया। आवेदन इन्होंने 2011 में किया था, 2022 में पर्यवेक्षण का दर्जा दिया। 14 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 2025 में इसको 11वां सदस्य बनाया गया है। ये 1990 के दशक के बाद आसियान का पहला विस्तार है। 1990 के बाद में आसियान का कोई विस्तार नहीं किया गया, ये 10 मेंबर ही थे। इससे पहले आसियान में शामिल होने वाला अंतिम देश 1999 में कंबोडिया था। कंबोडिया को 1999 के अंदर जोड़ा गया था, उसके बाद में किसी भी दूसरे देश को नहीं जोड़ा गया था। तो ये आसियान का जो हाल ही में जो विस्तार किया गया है उसमें 11वां सदस्य बनाया गया है पूर्वी तिमोर को। सदस्यता से पूर्वी तिमोर को आसियान का जो एफटीए मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए में भाग लेने, निवेश के अवसर प्राप्त करने और व्यापक क्षेत्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलेगी। पूर्वी तिमोर के प्रमुख देखो, तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा शामिल है, पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है, जो आधा हिस्सा है पश्चिम का वो इंडोनेशिया का है, और तिमोर द्वीप का जो आधा हिस्सा जो पूर्व वाला है वो पूर्वी तिमोर कहलाता है। दक्षिण पूर्व में तिमोर सागर से, वहां पर तिमोर सी और है, दक्षिण पूर्व के अंदर तिमोर सी है। इतिहास देखो, 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल का उपनिवेश था, ये पहले यहाँ पर पुर्तगीज के अधिकार में था। 1975 में पुर्तगाली शासन के बाद इंडोनेशिया के द्वारा कब्जा कर लिया, इसमें बाद में 1975 में इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया, और 1999 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हुए जनमत संग्रह में स्वतंत्रता के लिए यहाँ मतदान किया गया, और 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने इस देश को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। तो 2010 में ही यूएन ने इसको मान्यता दी, और ये 2025 के अंदर आसियान का 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर। ठीक है, जिसको तिमोर लिस्ते भी कहा जाता है। अगली करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, वो है तूफान मेलिसा। कहां पर है ये? कैरेबियन सागर में। कौन से सागर में? कैरेबियन सी के अंदर। तूफान का नाम क्या है? मेलिसा। ये श्रेणी 5 का एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान है। ठीक है, ये कौन सा है?
उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल तूफान है, साइक्लोन है, उनमें आता है। और ये क्षेत्र कैरेबियन सागर का है। वर्तमान दिशा जमैका की ओर धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को ये श्रेणी 5 की तीव्रता तक पहुंच गया था और जमैका के इतिहास का सबसे विनाशकारी तूफान होने का पूर्वानुमान है, जिससे विनाशकारी हवाएं और भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये जमैका के इतिहास का सबसे विनाशकारी तूफान होने की संभावना है मेलिसा, जो अब धीरे धीरे जमैका की तरफ आगे बढ़ रहा है। जमैका के अलावा यहाँ पर हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, क्यूबा, दक्षिणी बहामास, जो साउथ बहामास कहा जाता है, ये भी देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। हैती और डोमिनियन जो रिपब्लिक है उसमें पहले ही भूस्खलन और बाढ़ आ चुकी है, जिसके कारण कुछ मौतें भी हुई है। इसलिए यहाँ अभी हाल में ये सवाल आ सकता है, पहला कि मेलिसा कौन से प्रकार का साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हमें ध्यान रखना है ये उष्ण कटिबंधीय तूफान है। ठीक है, कौन सी श्रेणी का है, श्रेणी 5 का है। और मुख्य रूप से कौन सा देश इससे प्रभावित हुआ है, तो ये कैरेबियन सागर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। और जमैका है वो अब धीरे धीरे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जमैका के अंदर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चक्रवात मोंथा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। जो साइक्लोन मोंथा है, ये कौन सा साइक्लोन है, तो देखो मोंथा उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में बनने वाला एक नया साइक्लोनिक तूफान है, जिसके लैंडफॉल की संभावना आंध्र प्रदेश के तट पर। लैंडफॉल का मतलब है कि साइक्लोन जब समुद्र को पार करके और धरती पर स्थलीय भाग पर आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लैंडफॉल होना। ठीक है ना, तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर आकर आने की इसकी संभावना है। चक्रवात मोंथा का नामकरण देखो, अभी जितने भी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, इनके नामकरण के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण बना हुआ है और उसमें प्रत्येक देश के उसको अलग अलग हिसाब से उनकी बारी आती है कि एक बार ये देश नाम देगा, फिर अगली बार अगले का नंबर आएगा, फिर उसके बाद और किसी दूसरे देश का नंबर आएगा। तो इस बार चक्रवात मोंथा जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया है थाईलैंड ने। किसने दिया है, थाईलैंड ने। थाई भाषा में मोंथा का मतलब होता है खुशबूदार फूल या सुंदर फूल। ठीक है, नामकरण की प्रणाली देखो, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नाम इस क्षेत्र के 13 देशों का एक यूनियन बना हुआ है, 13 सदस्यीय देशों के द्वारा दी गई पहले से तय लिस्ट है। प्रत्येक देश 13 देशों से लिस्ट मांग रखी है कि आप अपने हिसाब से लिस्ट दे दो, आपके जब भी नंबर आएगा उस हिसाब से आपका नामकरण कर दिया जाएगा। भारत क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC नई दिल्ली द्वारा रखा जाता है। ये नाम रखने वाला जो प्राधिकरण है वो कहां पर है, नई दिल्ली में, जिसका नाम है भारत क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जिसका संचालन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको अपन WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो, और एशिया और प्रशांत के लिए UN आर्थिक और सामाजिक आयोग, जिसको एसकेप बोलते हैं, ESCAP, इसकी देखरेख में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD करता है। अब 13 देश कौन कौन से है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, यमन, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE बोलते हैं। प्रत्येक देश 13 नामों की सूची देता है। देखो 13 ही देश है और प्रत्येक देश से 13 नाम की सूची है, तो इसका मतलब 13 × 13 कितने हो गए, 169। तो 169 जब साइक्लोन आएंगे तब तक की लिस्ट तैयार पड़ी है। ठीक है, अब लैंडफॉल और प्रभावित क्षेत्र, 28 अक्टूबर को काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल कर सकता है। कब, 28 अक्टूबर को। आंध्र प्रदेश के 26 में से 23 जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी बारिश की एडवाइजरी जारी हुई है। और 28 और 29 अक्टूबर को गंजम कहाँ है, उड़ीसा में, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है और अलर्ट जारी किया गया है। तो चक्रवात मोंथा से कौन सा देश प्रभावित होने वाला है, भारत। भारत का भी कौन सा तट, पूर्वी तट, और उसका भी कौन सा राज्य, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य का जो समुद्री तट है वो प्रभावित होने की संभावना है। और मोंथा का नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया है, थाईलैंड के द्वारा, और इसका मतलब होता है सुंदर फूल या खुशबूदार फूल। ठीक है, तो ये था 27 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू।